दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक ऐसा रम जिसने की पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों हमारे देश भारत में करीब 20% से भी ज्यादा लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं और दोस्तों इन सभी लोगों के टेस्ट भी काफी अलग अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों एक ब्रांड ऐसा भी है जिसकी रम का चस्का हर भारतीय ड्रिंकर के जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड मंक की, जिसने दोस्तों अपने 70 साल के इतिहास में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को अपना दीवाना बना दिया है। एक तरफ तो ओल्ड मंक गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल रम का ऑप्शन है दोस्तों, वही अमीरों को भी इसका टेस्ट बहुत भाता है। मतलब दोस्तों अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई ओल्ड मंक का बहुत बड़ा शौकीन है और इसके अच्छे लॉयल कस्टमर भी हैं। अब दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जब ओल्ड मंक भारत के 50% अल्कोहल मार्केट को कंज्यूम करता था, मतलब कि कंट्रोल करता था। और दोस्तों विजय माल्या जो कि भारत के अल्कोहल किंग कहे जाते हैं, वह भी दोस्तों ओल्ड मंक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसने की ओल्ड मंक के मार्केट को 50% से सीधा 10% पर लाके पहुंचा दिया। और दोस्तों यहाँ तक कि 2015 में तो ऐसी भी खबरें आई थी कि इस ब्रांड को अब शायद तक बंद कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट दोस्तों दुनिया की टॉप अल्कोहल ब्रांड कही जाने वाली ओल्ड मंक का आज हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल है। तो दोस्तों आखिर वह कौन से रीजन है जो कि अल्कोहल मार्केट से ओल्ड मंक का सफाया कर दे रही हैं, और दोस्तों कैसे ओल्ड मंक फिर से रिवाइव कर सकती है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ओल्ड मंक के डाउनफॉल को जानने से पहले हमें इसकी शुरुआत को जानना पड़ेगा कि दोस्तों कैसे इसने हर पीने वाले की जुबान पर अपना कब्जा जमा लिया था। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1850 के दशक से, जब दोस्तों बॉम्बे और कोलकाता की भीषण गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला का रुख करते हैं। और दोस्तों ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों को बियर पीने का बहुत ही ज्यादा शौक हुआ करता था। उस समय दोस्तों भारत में कहीं भी बियर बनाई नहीं जाती थी। ऐसे में दोस्तों मजबूरन बियर को इंग्लैंड से लाया जाता था, जो कि दोस्तों अंग्रेजों के लिए बहुत ही महंगा सौदा था। इसी दौरान दोस्तों एडवर्ड अब्राहम डायर नाम के एक इंजीनियर शिमला आते हैं और दोस्तों इस प्रॉब्लम को देखते हुए पास के एक टाउन कसौली में बियर बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे दोस्तों डायर ब्रेवरीज कहा जाता है, उसे दोस्तों सेटअप करते हैं। और दोस्तों साल 1854 में एडवर्ड डायर फैक्ट्री के अंदर एशिया का सबसे पहला बियर बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया दोस्तों लायन बियर। और दोस्तों इसी समय एडवर्ड डायर ने अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रेवरीज रखा था। और दोस्तों आने वाले सालों में अपनी फैक्ट्रीज को कसौली से छोड़कर सोलन, शिमला, बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा तक भी पहुंचाया। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस टाइम पर बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा भारत का हिस्सा हुआ करते थे। साल 1887 में दोस्तों एच.जी. मैकिन नाम के बिजनेसमैन एडवर्ड डायर से सोलन में स्थित उनकी ब्रेवरीज को खरीद लेते हैं और वहाँ पर दोस्तों विस्की बनाने का भी काम शुरू कर देते हैं। मन में लड्डू फूट रहा है क्या? जी हाँ, विस्की। आगे वीडियो देखो और भी बहुत कुछ बताऊंगा। दोस्तों साल 1903 में जब शिमला तक रेलवे लाइन पहुंची तो उस समय डायर ब्रेवरीज कंपनी की बियर और विस्की पूरे भारत में बिकने लगी और दोस्तों उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी इस समय। लेकिन दोस्तों 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायर ब्रेवरीज कंपनी के प्रति भारतीयों का प्यार नफरत में बदल दिया। दोस्तों यह वही साल था जब कर्नल रेगनाल्ड एडवर्ड की आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाई गई थी। अब क्योंकि दोस्तों रेगिनाल्ड एडवर्ड डायर ब्रेवरीज कंपनी शुरू करने वाले एडवर्ड डायर के बेटे थे, इसलिए दोस्तों लोगों ने इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ऐसे में दोस्तों एडवर्ड डायर ने एच.जी. मैकिन के साथ इस कंपनी का नाम बदलकर डायर मैकिन ब्रेवरीज रख दिया। लेकिन दोस्तों यह सफर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोस्तों 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद इसको नरेंद्र नाथ ने खरीद लिया। अब दोस्तों इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मैकिन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया और दोस्तों आज भी यह कंपनी ओल्ड मंक की पेरेंट कंपनी है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों में अब सवाल यह उठता है कि इसमें ओल्ड मंक की एंट्री कब हुई और कैसे हुई, क्योंकि दोस्तों अभी तक तो हमने इस नाम की किसी भी रम का बात नहीं किया। बेसिकली दोस्तों ओल्ड मंक का आइडिया 1954 में नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन लेकर आए थे। उन्होंने दोस्तों ऑब्जर्व किया कि भारत में बियर और विस्की के तो कई सारे ब्रांड हैं, पर दोस्तों रम की कैटेगरी में सिर्फ हरकुलस रम की कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी। उस समय दोस्तों इंडियन आर्मी को भी हरकुलस ही रम सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, ओल्ड मंक ने आने के साथ ही हरकुलस रम को रिप्लेस कर दिया, लात मार के भगा दिया उसको। तो दोस्तों ओल्ड मंक टेस्ट और क्वालिटी के मामले में इतनी ज्यादा सुपीरियर हुआ करती थी कि इसने कुछ ही सालों में इंडियन अल्कोहल मार्केट पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे दोस्तों हम भारतीयों को अपना दीवाना बना लिया। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग दारू के पीछे पागल ही हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच ओल्ड मंक इतना ज्यादा फेमस है कि करीब 70 साल बाद भी आर्मी के ज्यादातर बटालियंस को यही रम सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों इन सभी के बीच आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ओल्ड मंक को अपना नाम कहां से मिला। तो दोस्तों बेसिकली वेद रतन मोहन यूरोप गए थे, तब वहां पर बर्फीले पर्वतों पर रहने वाले एडवेंटिस्ट टाइम मॉन्क से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और दोस्तों यह मॉन्क सेंट बेनेडिक्ट नाम के एक क्रिश्चियन मॉन्क के फॉलोअर थे, जो कि दोस्तों सादा जीवन जिया करते थे और दोस्तों सिर्फ रम पिया करते थे। अब दोस्तों चाहे ओल्ड मंक को बनाना हो या फिर इसका नाम रखना, ये दोनों आइडिया यही से लिया गया था। तो दोस्तों ओल्ड मंक के बारे में एक बात जो
जो इसे सबसे अलग बनाती है, और वो है दोस्तों इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एक तरफ दोस्तों जहाँ पर बिजनेसेस एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर पानी की तरफ पैसा बहाती है, वहीं दोस्तों ओल्ड मंक ने आज तक कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। दोस्तों आप लोगों ने भी ना तो कभी ओल्ड मंक का कोई बैनर या फिर पोस्टर देखा होगा अपने जीवन में, और ना ही दोस्तों कभी इसके टीवी के ऐड देखे होंगे, क्योंकि दोस्तों ओल्ड मंक की एडवर्टाइजमेंट खुद इसके लॉयल कस्टमर करते हैं। और दोस्तों इनके ओनर का भी एक ही मोटो है, ओनली टेस्ट कैन एडवर्टाइज, यानी कि दोस्तों इस रम का टेस्ट ही इसका एडवर्टाइजमेंट है ओरिजिनल वाला। अब दोस्तों सुनने में तो यह स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा अच्छी और रिवॉल्यूशनरी लगती है, लेकिन दोस्तों बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दोस्तों यह ओल्ड मंक के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गई। अब दोस्तों क्या होगा अगर मैं कहूँ कि लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओल्ड मंक के डाउनफॉल का मेजर कारण बना, तो दोस्तों यह बात भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि एक समय था जब ओल्ड मंक इंडियन रम मार्केट का 50% से भी ज्यादा कंज्यूम करता था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इसका मार्केट शेयर 5% से भी कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों साल 2002 के पहले तक ये हाल था कि कोई भी अल्कोहल ब्रांड ओल्ड मंक का सामना नहीं कर पा रही थी, और दोस्तों भारत के अल्कोहल किंग कहे जाने वाले विजय माल्या भी ओल्ड मंक को बीट नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों ओल्ड मंक के बाद दूसरे नंबर पर जो रम आती थी उसका नाम था मैकडॉवेल्स सेलिब्रेशन, जो कि दोस्तों विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट द्वारा तैयार की जाती थी। लेकिन दोस्तों मैकडॉवेल्स की सेल ओल्ड मंक की आधी भी नहीं थी, लेकिन साल 2002 में मैकडॉवेल्स अपने रम को काफी तेजी से एडवर्टाइज करने लग जाती है, और मात्र 3 सालों में दोस्तों यह कंपनी ओल्ड मंक को पीछे कर देती है। साल 2002 से पहले तक ओल्ड मंक हर साल 80 लाख से भी ज्यादा बोतल सेल कर रही थी। साल 2011 के डेटा के मुताबिक उनकी सेल 30 लाख पर आ गई थी। दूसरी ओर दोस्तों अगर हम मैकडॉवेल्स के 2011 की डेटा को देखें तो दोस्तों उनकी सेल 1 करोड़ बोतल से भी ज्यादा हुआ करती थी। साल 2005 में ओल्ड मंक का प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों अगले साल कम होकर मात्र 30 लाख पर आ गया। और दोस्तों 2014 आते आते कंपनी प्रॉफिट की जगह 20 करोड़ रुपए के लॉस में पहुंच चुकी थी। साल 2012 में दोस्तों वेद रतन मोहन के भाई कपिल मोहन 82 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, और दोस्तों इस ब्रांड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उनके बेटों पर आ गई थी। और दोस्तों बस यही से ओल्ड मंक की पूरी मैनेजमेंट बिखर जाती है, मतलब कि बेटों के हाथ में आते ही कंपनी की ऐसी की तैसी। और दोस्तों बाकी की जो ब्रांड्स थी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाया और मार्केट में एक लंबी लीड ले ली। हालांकि दोस्तों ओल्ड मंक के डाउनफॉल का पूरा क्रेडिट सिर्फ उसके पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फील्ड मैनेजमेंट को ही नहीं दिया जा सकता। इसमें दोस्तों ओल्ड मंक की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज का भी बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों आपको यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ओल्ड मंक ने कभी भी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का कोशिश ही नहीं किया। वो दोस्तों आज के टाइम पर भी थर्ड पार्टी नेटवर्क पर ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से दोस्तों उनकी रीच बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती है। दोस्तों यह फैक्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्कोहल के बिजनेस में लॉजिस्टिक और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी सेल्स के नंबर को तय करता है। समय समय पर बदलती गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी ओल्ड मंक को खासा डैमेज किया। जैसे कि दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के एक फैसले के बाद उन्होंने अपनी लखनऊ की फैक्ट्री बंद कर दी थी। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि तमिलनाडु जहां पर ओल्ड मंक की सेल्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने एक दिन अचानक से सारी शराब की सेल्स को अपनी हाथों में लेने का फैसला कर लिया। और दोस्तों शुरुआत में ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच इसलिए बना पाई थी ओल्ड मंक क्योंकि दोस्तों उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इसी अफोर्डेबिलिटी ने भी आज ओल्ड मंक की इमेज को बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया है। एक्चुअली दोस्तों ओल्ड मंक यह समझ ही नहीं पाया कि आजकल के यूथ जो हैं वो शो ऑफ करने के लिए अफोर्डेबल नहीं बल्कि प्रीमियम सेगमेंट के अल्कोहल को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। बिजनेस के अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स को नहीं समझ पाना ओल्ड मंक को बहुत ज्यादा भारी पड़ा, और दोस्तों यह उनके डाउनफॉल का एक मेजर रीजन बना। और दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि क्या ये डाउनफॉल ओल्ड मंक को ले डूबेगा, और क्या भारत समेत दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में अपने स्वाद का जादू फैलाने वाला यह ब्रांड अब क्या बंद हो जाएगा? दोस्तों इस सभी का जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर दोस्तों ओल्ड मंक ने अपनी आज वाली हालत को नहीं सुधारा तो फिर आने वाले सालों में इस कंपनी को डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता, पापा भी नहीं रोक सकते। लेकिन दोस्तों अगर यह कंपनी अपने आप में कुछ चेंजेस करती है और अपने ओवरऑल सिस्टम को बेटर बनाती है तो फिर आज भी यह अपने एवरग्रीन टेस्ट और दोस्तों अपने क्वालिटी के दम पर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले ओल्ड मंक को अपने प्रोडक्ट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और दोस्तों अपनी रम को प्रीमियम सेगमेंट में भी लाना पड़ेगा। दूसरी दोस्तों उनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा और दोस्तों थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को अलविदा कहना पड़ेगा, सायोनारा कहना पड़ेगा। यहाँ पर उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन यह भी है दोस्तों कि वह अपनी कंपनी के कुछ स्टेक किसी और दूसरी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हवाले कर दे और दोस्तों उनके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ कंपनी को आगे ले जाए। एक और बात दोस्तों, ओल्ड मंक की मैनेजमेंट ने मार्केटिंग को लेकर जो स्टीरियोटाइप बनाया है उसको भी दोस्तों जल्द से जल्द तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, आज जो दिखता है वही बिकता है। धन्यवाद।